आज का टॉपिक हमारा है स्थूल पदार्थों के गुण। कुछ पदार्थ है, उनके गुण कौन कौन से हैं वो गुण को देखना है। ये रिलेटेड है द्रव से रिलेटेड, द्रव्य से रिलेटेड। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इन्हीं पदार्थों के गुण के बारे में क्वेश्चन है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पदार्थ के एक निश्चित आकार नहीं होता। बोल रहे पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है। वह कौन सा पदार्थ है? आकार निश्चित नहीं है, फिक्स आकार नहीं है, लेकिन आयतन फिक्स है। तो द्रव्य को गिलास में रखो, इसी द्रव्य को लोटे में रखो, या इसी द्रव्य को बोतल में रख दो, तो अलग अलग आकार पकड़ लेती है। तो क्या हो जाएगा? द्रव्य के रूप में जो हो। द्रव देखते हैं कौन सा द्रव है। मिट्टी का तेल द्रव के रूप में रहता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यांत्रिक गुण के संबंध में देखना है। बोल रहा है रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। रबड़ है और स्टील है, दोनों में ज़्यादा तन्य कौन है? स्टील। स्टील को ज़्यादा टेंसाइल माना जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस स्टील में होगा, और ज़्यादा अपरूपण किस में होगा? स्टील में। तो क्या होगा? रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। रबड़ का अधिक बोल रहा है, गलत है, एक गलत है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। हाँ, केवल 2 सही है। एक आदर्श पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। बोल रहा है कि पिंड जो है आदर्श है। अगर आदर्श पिंड हो और दृढ़ पिंड है, यानी कि ठोस है, आदर्श ठोस है, तो इसमें प्रत्यास्थ तत्व आदर्श पिंड है, वो भी ठोस है, दृढ़ है। तो दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, यानी कि ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकृति और आयतन निश्चित हो, फिक्स हो और बदले नहीं, कठोर हो। तो जब कठोर है तो उसमें प्रत्यास्थता नहीं होगा, क्योंकि आदर्श की बात कर रहे हैं। आदर्श स्थिति में ठोस का आकार और आकृति चेंज नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? इसका अनंत होगा। अनंत बल लगाने पर ये चेंज होगा, इसकी आकृति चेंज होगी। अनंत बल तो होगा नहीं। फिर निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। रैखिक प्रसार गुणांक के इनवर्स है, आयतन प्रसार गुणांक के है। इसको देखते हैं जरा। बोल रहा है रैखिक प्रसार गुणांक के इनवर्स है, आयतन प्रसार गुणांक के है। प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन है, विमा में परिवर्तन बटा मूल विमा गुना तापांतर। यानी कि अगर ये क्या है? रैखिक प्रसार गुणांक है, तो रैखिक के अनुसार लंबाई वाला लेते हैं। रैखिक प्रसार गुणांक लंबाई वाला लेंगे, यानी कि विमा के लिए लंबाई रखेंगे। लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई गुना तापांतर। और दूसरा आयतन प्रसार गुणांक, इसमें क्या होगा? आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन गुना तापांतर। अब देखते हैं इसका क्या बोला है, विमा पूछा है। तो विमा देखते हैं क्या होगा। अगर रैखिक देखते हैं, पहले रैखिक में लंबाई लेंगे, तो लंबाई में परिवर्तन का विमा क्या होगा? लंबाई का L, लंबाई में परिवर्तन मूल विमा, यानी कि मूल लंबाई, तो मूल लंबाई हो या लंबाई में परिवर्तन L ही होगा। तापांतर के लिए ताप का अंतर T,
तपांतर को केल्विन होता है, के से डिनोट करते हैं इसका वीमा को एल से एल कैंसिल के इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि बोल रहे रैखिक प्रसार गुणांक का वीमा के इन्वर्स है। सही है। आयतन प्रसार गुणांक, वैसे ये भी आयतन का v हो जाएगा, इधर भी कट जाएगा तो वो भी के इन्वर्स आ जाएगा, तो ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएँ दी गई है अलग अलग और अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, मतलब अलग अलग बार खींचे जाते हैं ये, उनमें किसका अधिकतम तरंग दैर्घ्य वृद्धि होगी? कौन ज़्यादा वृद्धि करेगा, बढ़ेगा? देखते हैं क्या है दैर्घ्य वृद्धि, यानी कि एक ही पदार्थ 4 तार जिनकी विमाएँ एक ही पदार्थ के तार है। अगर स्टील है तो सारे स्टील है, अगर लोहा का है तो सारा लोहा का है, जिनकी विमाएँ दी गई है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर और व्यास भी दिया है। अलग अलग बार खींचे जाते हैं दोनों को, जैसे कि तार है और दोनों तरफ से खींचे जाता है, 4 तरफ, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, इसको खींचा जाता है। इनमें से एक का अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी, तो अधिकतम ये बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये किस पर निर्भर करता है? प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता होता क्या है? तो प्रत्यास्थता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल क्या होता है? वाई लिखते हैं इसे। प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, और विकृति क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन, विमा में परिवर्तन, कुल भी पहले की विमा, तो लंबाई में परिवर्तन बाई पहले की लंबाई, लंबाई में परिवर्तन को एल डैश लिखते हैं और नीचे ए लिखते हैं। अब देखते हैं क्या पूछा है। इसका लंबाई दिया है और व्यास दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा करते हैं। एफ बाई ए, नीचे वाला एल ऊपर जाएगा और एल ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, एल डैश। अब क्या करना है हमें? एफ एल ए का मान रखते हैं और देखते हैं किस में ज़्यादा होगा, निर्भर किस पर करता है। इसमें क्या हमें मालूम है? लंबाई मालूम है और व्यास मालूम है। लंबाई और व्यास के आधार पर देखना है, लंबाई और व्यास के आधार पर देखना है क्या होगा। तो लंबाई दिया है, व्यास दिया है, एफ बाई ए, एल बाई एल डैश हो गया। एफ बल तो सेम लगाया जा रहा है, लिखा है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, यानी कि इनका बल सेम होगा। अगर समान धातु है तो लंबाई और इस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो क्या होगा? लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल, अगर कोई तार है तो तार का अनुप्रस्थ काट को करेंगे, जिसका क्षेत्रफल वृत्ताकार होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल डैश, इस पर निर्भर करेगा, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल पर, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर। लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होगा, त्रिज्या ज़्यादा होगा तो प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा, उल्टा संबंध त्रिज्या से। तो इस हिसाब से हम बैठाने का प्रयास करते हैं। और एल डैश से ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन तो थोड़ा ही होगा, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हमारा ज़्यादा ध्यान कहाँ रहेगा? एल और आर स्क्वायर पर। एल और आर स्क्वायर पर देखते हैं रख कर। और क्या पूछा है ये?
अधिकतम धैर्य वृद्धि, वही परिवर्तन तो पूछा है। तो परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन यही एल डैश, इसी एल डैश का मान निकालना है। तो एल डैश कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यही एल डैश किस पर निर्भर करेगा? लंबाई और आर पर, क्योंकि ये नियत है, जो एफ था उसको नियत कर दिया, तो बचा क्या? एल और आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, ये भी नियत है, तो इसी पर निर्भर करेगा। हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन में दिया है उस पर रख कर बैठा कर मान वैल्यू पुट करके निकाल देना है। देखते हैं क्या होता है। पहला ऑप्शन 1 मीटर है, 2 mm व्यास है। 1 मीटर 2 mm व्यास है, तो r को हम व्यास के साथ रख लेते हैं, क्योंकि इसको 2r भी करेंगे, 2r का स्क्वायर, तो 2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रख सकते हैं। केवल हम वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, इसीलिए तो व्यास ही मानकर चलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट हटा रहे हैं तो कांस्टेंट ला भी सकते हैं। 2r व्यास हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा L/d का स्क्वायर का समानुपाती मान सकते हैं। ठीक है। अगला पहला है 1 मीटर 2 mm। 1 मीटर, ऊपर 1 मीटर रखना है, और 1 मीटर और नीचे 2 mm का व्यास है। 2 mm का व्यास, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। मीटर को mm बदलेंगे, तो बदलना क्या है? सब में मीटर है, ये सब में mm है, उस हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। तो क्या होगा? 1 नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या मिला? 1/4, यानी कि 0.25 भाग देंगे तो 0.25। अगला होगा 2 का है, यानी कि 2/2 का स्क्वायर, 2/2 दूना 4, 2 दूना 4, ये होगा 0.50। और है 3 1.5 का, ऊपर रखेंगे लंबाई 3, नीचे रखेंगे 1.5, डबल बार रखना स्क्वायर है 1.5, 1.5 दूना 3, ये होगा ऊपर जाएगा 0, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 3 एक कम 3 और 1 बजे 3 का 9, 1.3 आ रहा है। अगला है 1 का, 1/1 का स्क्वायर, डबल बार रखेंगे, फिर भी 1 आ जाएगा। किसका ज़्यादा मिला? हमें ज़्यादा मिला 1.33। ऑप्शन ए था, बी था, सी था, डी था। सी का ज़्यादा मिला, तो हो जाएगा सी, 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? गोल क्यों है? वर्षा की बूंद लगभग गोलाकार होता है, क्यों? क्योंकि बूंद में पृष्ठ तनाव होता है, चारों तरफ से पृष्ठ तनाव लग रहा है। जब पृष्ठ तनाव लगेगा तो क्या होता है कि पृष्ठ तनाव में बूंदें अपना कम जगह घेरना चाहती हैं, कम जगह घेरने के चक्कर में ये आकृति गोलाकार हो जाती है। तो क्या है? सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, पानी की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? वही पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण, पृष्ठ तनाव। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है? तेल जल के अपेक्षा अधिक घना है? नहीं, तेल अधिक घना थोड़े है, तेल कम घना है, घनत्व कम है, यानी कि तेल का तल तनाव पानी से क्या है? कम है, यानी कि सरफेस टेंशन तेल का कम है, पानी का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और यह तेल पानी के ऊपर तैर जाता है। ऑप्शन डी, तैर जाता है यानी कि फैल जाता है। 11, मिट्टी, 11 नंबर क्वेश्चन अब दिखेगा। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों तैरता है? क्योंकि पानी के घनत्व से कम है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तभी तो तैर पाता है। पानी का घनत्व ज़्यादा है, पानी भारी है, तो पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर जम जाएगा, ऊपर फैल जाएगा, घनत्व कम है तो।
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? वायुमंडल के दाब से ज़्यादा होगा। साबुन का बुलबुला है, अंदर दाब ज़्यादा है, तभी तो फूला हुआ है। अंदर दाब अधिक होता है। ऑप्शन ए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा? दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले हैं, अलग अलग व्यास के बुलबुले हैं, एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा। दो अलग अलग व्यास का है, एक छोटा व्यास वाला होगा और एक बड़ा व्यास वाला से फुलाया गया होगा। छोटा वाला छोटा फूलेगा, बड़ा वाला बड़ा फूलेगा। छोटा वाला में दाब ज़्यादा होगा, यानी कि छोटा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा दाब की वजह से, और बड़ा वाला और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखते हैं, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा? नहीं, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी। नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, ठीक है। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ जाने पर क्या होगा? पृथ्वी पर वायु का दाब क्या है? ऊपर की तुलना में नीचे ज़्यादा है। अगर वायु का दाब ज़्यादा है तो जो गुब्बारा है अपने साइज में रहेगा, और ऊपर जाएगा तो गुब्बारा क्या होगा? फूला हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर वायु का दाब ज़्यादा है तो सिंपल अवस्था में है, और ऊपर वायु का दाब कम होगा तो अंदर का दाब बढ़ जाएगा। अंदर का दाब बढ़ेगा तो ये वास्तविक रूप से थोड़ा सा फूला हुआ प्रतीत होगा। कौन सा होगा? गुब्बारे का माप में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? किरोसिन से जला दीप मुश्किल हो जाता। हाँ, केशिकत्व नहीं होती तक किरोसिन तेल दीप से पहुंचकर ऊपर नहीं जा पाता। अगर केशिकत्व नहीं होती तो जल नहीं पाता, इसमें मुश्किल आ जाती। यानी कि ये कथन सही है। एक कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि स्ट्रॉ से मृदु पेय पीने के लिए हम मुंह से बल लगाते हैं। जब मुंह से बल लगाते हैं उसमें केशिकत्व की घटना होती ही नहीं। जब केशिकत्व की घटना होती ही नहीं तो इसमें हम चर्चा नहीं कर सकते, यानी कि ये गलत है। पूरी तरह से कर सकते हैं, केशिकत्व हो या ना हो। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। हाँ, इसमें भी केशिकत्व की घटना होती है तो विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों तरफ देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। हाँ, पेड़ पौधों का जाइलम केशिकत्व घटना से पानी को ऊपर चढ़ाता है। लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं पेड़ पौधों में, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नहीं होता ये तो नहीं हो पाता। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन बी। 1, 3 और 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो स्याही का सूखना कारण है एकमात्र। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, हाँ, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना कारण है, केशिकत्व का कारण है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, सूती कपड़ों में भी छोटी छोटी पतली नलिया टाइप की होती है, जैसे कि रेशा है, वो उसके सहारे आगे बढ़ता है तो केशिकत्व की भांति कार्य करने लगती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। पेड़ की जड़ों में जल का पर्ण समूह कर आगे बढ़ना। देखिए, पेड़ पौधों में जाइलम होता है, और जो जाइलम क्या करता है? केशिकत्व की घटना से पानी को ऊपर चढ़ाता है। लेकिन कुछ अधिकांश पेड़ लंबे होते हैं, इतने लंबे कि उतना ऊपर तक चढ़ाना इसकी
इसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाती है। तो और इसमें फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्रस्वेदन और ससंजन। प्रस्वेदन मतलब कि जैसे वाष्पोत्सर्जन समझिए, पानी क्या होता है ऊपर पत्तियों तक जाता है, पत्तियाँ पानी को वाष्पोत्सर्जित करती है, वाष्पोत्सर्जित करती है तो ऊपर से खींचने का प्रयास करती है और पत्तियाँ पानी को नीचे से खींचने का प्रयास करती है, इसे प्रस्वेदन कहते हैं। और ससंजन, जल के अणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि ससंजन बल लगता है और जल के अणु ऊपर तक चढ़ते जाता है। तो ये दो क्रिया और है जो पानी को ऊपर तक चढ़ाने में मदद करती है। पत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? विसरण, द्रव संकुचन, परासरण, पृष्ठ तनाव। इसमें तो कोई नहीं है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केस नली, केशिकात्व ना, केशिकात्व। और कहीं ना कहीं पृष्ठ तनाव भी भूमिका निभा रहा होता है, ऐसा मान के चलते, लेकिन मेन भूमिका में केशिकात्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, कारण क्या है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। श्यानता निर्भर नहीं करती है, जैसे कि अगर श्यानता निर्भर करती तो शहद ज़्यादा ऊंचा चढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है, जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा चढ़ेगा, यानी कि डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है और वह तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। पृष्ठ तनाव जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। 20 नंबर क्वेश्चन। जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा, जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेशर घट जाता है, ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाता है तो बढ़ जाएगा। ए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? वायु दाब कम हो जाता है। हवाई जहाज ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो पेन का अंदर का वायु दाब घट जाएगा और बाहर के निकलने लगेगा, यानी कि ये वायु दाब में कमी के कारण। 22 नंबर क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक संरचना दी, एक कुछ इस प्रकार की, और इन्होंने बताया कि द्रव में हर जगह समान प्रेशर लगता है, और इन्होंने कुछ ऐसा संरचना बनाया और इस पर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कार है और यहाँ कोई पिस्टन लगा है। पिस्टन को दबाने में कम बल लगेगा क्योंकि यहाँ कम द्रव है तो कम दाब की आवश्यकता है, और जितना दाब गया अब उतने दाब के हिसाब से पूरा में ये दाब हर जगह फैलाएगा उतना, और कम दाब में ज़्यादा भार के कार को उठाया संभव है। यानी किसका सिद्धांत है? पास्कल का। बैरोमीटर पठन अचानक गिरने का क्या कारण है? बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। अगर बैरोमीटर का पठन अचानक गिर गया, बैरोमीटर का पठन अचानक से गिर गया तो क्या होगा? वहाँ लो प्रेशर संकेत देगा। लो प्रेशर संकेत यानी कि प्रेशर पूरा लो हो जाएगा। जब प्रेशर लो हो जाएगा तो सारी हवाएं क्या कूद पड़ेंगी, चलो इधर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन का गति होता है, तो सारे जितने भी एयर है सब लो प्रेशर की ओर आएंगे तो तूफानी हवाएं उत्पन्न होंगी, यानी कि ए हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए चार छिद्र दिए गए हैं, ये चार छिद्र हैं। बोल रहा है कि वाले छिद्र एक फव्वारे का चित्र, ध्यान दीजिए, फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी, कहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा। पानी टोटल भरा है तो प्रेशर एक नंबर पर लगेगा। पानी हर लेयर है, लेयर में पानी सबसे ज़्यादा कहाँ भार देगा, एक नंबर पर। ये ज़्यादा दूर जाएगा, ये और कम, ये और कम, ये सबसे कम, यानी कि एक, ऑप्शन डी। 25 एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में, ये सिलेंडराकार पाइप है, इस सिलेंडराकार पाइप में ये तरल बह रहा है, धारा रेखीय गति से बह रहा है। पाइप के अक्ष के वाले खंड में प्रवाह परिस्थिति की प्रोफाइल क्या होगी, पानी कैसे बहेगा। अब एक बात ध्यान देने वाली है, अगर पानी बह रहा है स्पीड से इसमें, तो जो पाइप से लगा हुआ जल है वो तो पाइप से लगे होने में इसकी गति थोड़ा धीमी होगी, तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वैसे जाएगा पूरा, लेकिन गति इसको देख रहे हैं। बीच वाला भाग स्वतंत्र है, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे होगा, ये इनके पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि ये जब टकराते हुए आएंगे तो इसकी गति थोड़ा धीमी पड़ेगी और ये थोड़ा स्लो हो जाएंगे, तो इसका बीच वाला भाग ज़्यादा होगा। देखिए, ज़्यादा कम कम, बीच वाला पार्ट ज़्यादा है, और ऐसे खींचे तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी। ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता घटेगी। अगर कोई गाढ़ी चीज़ है, अगर उसको गर्म करेंगे तो पतली होती जाती है, यानी कि श्यानता घटती है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें, जल, वायु, शहद। शहद सबसे ज़्यादा श्यान है, शहद सबसे ज़्यादा गाढ़ा है। श्यानता क्या है, गाढ़ापन दिखाता है। शहद के बाद इसमें खून है, खून के बाद जल, तब वायु श्यानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है। अल्कोहल, शहद। शहद सबसे अधिक श्यान है। कथन पर विचार करिए। कथन है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान वृद्धि होगा तो श्यानता बढ़ेगी, घटेगी, श्यानता घटेगी, तो एक गलत है। तापमान में वृद्धि के साथ, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। हाँ, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है, जिससे वो पतली हो जाती है, इधर उधर चलने लगती है। इसमें द्रव रखा है, श्यान द्रव, और जब हम तापमान देंगे तो ये इसके अणु गतिशील होंगे, तो ओबियसली बात है ये थोड़ा सा पतली हो जाएगी, यानी कि आर सही है, ए गलत आर सही, ए गलत आर सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित होगा। क्या अपवर्तित होगा, वस्तु की मात्रा ही बदल डाल रहे हैं। तो अगर एक गिलास पानी है, अब इसकी मात्रा बदल रहे हैं, यानी कि पानी निकाल रहे हैं, तो आयतन बदला नहीं। एक गिलास पानी था, पानी कुछ निकाल दिया तो आयतन बदल गया, तो क्या अपवर्तित रहेगा, ये बदल जाएगा, नहीं होगा। भार, पानी निकाल दिया, अब कुछ कम पानी बचा तो भार भी बदल गया, द्रव्यमान भी बदल गया, घनत्व बदलेगा क्या। जो इस पानी का घनत्व है, पानी एक बूंद ले उसका भी घनत्व उतना ही होगा, तो घनत्व नहीं बदलेगा, डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, फ्रोजन जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में रहता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, देखिए, ये मान लीजिए झील है और झील में पानी भरा है, तो सतह का जल क्या जम जाता है ये, लेकिन नीचे का जल जो होता है जमता नहीं है। कारण क्या है, कारण है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की अधिकतम घनत्व होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है।
अब जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, ऊपर का 4 से ज़्यादा हो जाता है, 4 से घटकर तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन नीचे के जाने में से पहले ऊपर का ही 4 डिग्री सेल्सियस से पहले चला जाता है और ऊपर का जम जाता है, और नीचे का पानी जम नहीं पाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रह जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जब जल का घनत्व अधिकतम होगा तो घनत्व ज़्यादा होने का भार बढ़ गया। जब भार बढ़ गया तो ये किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर तो जल जमेगा नहीं, और ऊपर का तापमान बढ़ जाने की वजह से, तापमान घट जाने की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाने की वजह से ऊपर का पानी जम गया और नीचे पानी नहीं जमा, और ये इसी। और बर्फ़ क्या होता है, एक कुचालक की तरह भी व्यवहार करता है, ऊष्मा का कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो कुचालक की तरह व्यवहार करने की वजह से अब अंदर का ऊष्मा जो होगा बाहर नहीं निकलेगा, ऊष्मा अंदर का ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगा, तो इससे क्या होगा, अंदर की ऊष्मा नियत बनी रहेगी 4 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर का तापमान जो है उतना बना रहेगा। इससे अंदर की जलीय जीव बचे रह जाते हैं। तो कुचालक भी दिया है, लेकिन हमारा मेन आंसर क्या होगा, जो मुख्य भूमिका में है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व, ऑप्शन सी। बत्तीस, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जीव रह जाते हैं जिंदा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि झील की तल्ली पर जल नहीं जम पाता, यही कारण है 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन 0, घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, घनत्व और आयतन उल्टा होता है, एक दूसरे का संबंध। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व ज़्यादा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या होगा, सबसे कम होगा, तो आयतन 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो 0 से 10 डिग्री गर्म करेंगे तो 0 से पहले 4 जाएंगे, तो 4 जाने के लिए आयतन घटेगा पहले, यानी कि पहले आयतन घटेगा तब आयतन बढ़ेगा। इसको याद करने का कोई एक ही तरीका याद कर सकते हैं, क्या होगा, 0 से 10 जाना है, आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन का v, वॉल्यूम v, तो 4 तक घटेगा फिर बढ़ेगा, इसका अक्षर में छुपा है, ठीक है। वैसे समझ में आ गया ये घनत्व के हिसाब से, तो हो जाएगा डी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। 9 से 3 किया जा रहा है, 9 से 3 किया जा रहा है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम, तो आयतन न्यूनतम, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए इसका घनत्व न्यूनतम होगा, न्यूनतम, फिर 3 जाने के लिए ये बढ़ेगा, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन सी। नदी का अपेक्षित घनत्व, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक ताप पर होता है, अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे ज़्यादा कितना ताप पर, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये तो केल्विन में दिया है, तो केल्विन में बदल लेंगे। केल्विन में क्या होता है, केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस में कितना, 4 है, तो 4 3 7 277 डिग्री, 277, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस, और यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर मूल का आधा रह जाए
मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है। तो किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त किया जा सके। यानी कि किसी गैस को गर्म किया जा रहा है, यानी कि गैसीय सिद्धांत लगेगा। किसने गैसीय सिद्धांत दिया? गैसीय चार्ल्स ने दिया। चार्ल्स ने गैसीय सिद्धांत में बताया V1 फॉर्मूला है उसका V1/V2 बराबर T1/T2। ठीक है, इस आधार पर हम निकालेंगे V1/V2 और T1/T2। इस फार्मूला का प्रयोग करके हम निकालेंगे इसका। देखते हैं, देखिए क्या होगा। किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है, यानी कि V1 क्या है? आधा रह गया है। यानी कि पहले क्या था? किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर मूल का आधा रह जाए, मूल का आधा है, यानी कि V1 आधा है, V/V2 है। V2 क्या है वो तो निकालना है, यानी कि V है, उसको माने हैं, तभी तो आधा है इसका। देखिए, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए, जो संपीड़ित उसका आधा रह गया है, यानी कि V था V/2 रह गया है, तो किस ताप पर गर्म किया जाए कि मूल आयतन प्राप्त हो सके। मूल आयतन प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना है। ठीक है, देखते हैं V1/V2। तो V1 क्या है? V/2 है बटा V इज इक्वल टू T1/T2। T1 क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। T1 27 डिग्री सेल्सियस। यदि गैस का आयतन T1 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस नहीं रखेंगे। यहाँ आयतन को हम किस में रखेंगे? सब SI यूनिट में। तो इसको भी SI यूनिट में रखना है, यानी कि हमेशा गैसीय सिद्धांत का नियम किस पर फॉलो होगा? SI यूनिट, यानी कि केल्विन पर। इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे। तो 273 प्लस 27 जोड़ देंगे, क्योंकि केल्विन में बदलेंगे 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन बराबर। तो डिग्री सेल्सियस में 27 है, 273 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10, 7 2 9 10, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन। तो 300 केल्विन रखेंगे तो V/2 V इज इक्वल टू 300/T। अब क्या होगा? 2 नीचे आएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 300/T हो जाएगा। 300/T क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T इज इक्वल टू 3 दूना 600 डिग्री सेल्सियस। 600 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, क्या होगा? केल्विन में आया, लेकिन यहाँ सब डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो इसको हम डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। 600 को डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं, 600 को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो K 600 दिया है, 600 बराबर 273 प्लस C कितना होगा? 600 में से 273 घटा लेंगे, तो 10 में से 3 गया 7, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ये बचा कितना? 5 में 2 गया 3, 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन A। चालीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? गैसों के द्रवीकरण के लिए, गैसों को यानी कि लिक्विफाइड रूप में करना है, तो तापमान तो घटाना पड़ेगा और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ है? कम ताप और प्रेशर उच्च। A कम ताप और उच्च दाब। 41 नंबर क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के अनुपात आयतन के अणुओं की संख्या, जब भी अणुओं की संख्या बात है और नियम पूछे अवोगाद्रो ने नियम बताया था। अवोगाद्रो का नियम क्या है? समान ताप और दाब पर सभी गैसों के
निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? कंटेनर में भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ाना है। जैसे कंटेनर है, ये कंटेनर में CO2 भरा है। अब इनमें अणुओं के बीच की दूरी बढ़ाना है, तो कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, अगर कंटेनर को बड़ा कर देंगे और जितना कार्बन डाइऑक्साइड भरे उतना ही रखें, तो हाँ बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा एक हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो जाने पर, जैसे कंटेनर को बढ़ाए ना, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कुछ निकाल दे, लीक हो जाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड कुछ लीक हो जाएगा तो भी कुछ कार्बन बचेंगे, तो दूरी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, सटीक बैठ रहा है। तीसरा है कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से। हवा का दबाव बढ़ाएंगे तो और दूर के नज़दीक हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। 3 नहीं होगा, 3 इसमें भी नहीं होगा। फिर 1 और 2 हमारा आया था, होगा, तो 1 और 2 सीधे ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, पारद, किंतु पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा सोचिए, पारा जो है 80 क्रमांक का है और लोहा, इसे तुलना में इसका लोहे का क्या है, द्रव्यमान बहुत कम है पारद से, किंतु पानी में डूब जाता है। पानी के द्रव्यमान से लोहा का द्रव्यमान ज़्यादा, इसलिए डूब जाता है। और यह घनत्व पर निर्भर करता है। लोहे का घनत्व पारा का घनत्व से क्या है, कम है। लोहा का घनत्व पारा का घनत्व से कम है, इसीलिए तैरता है और पानी में डूब जाता है, क्योंकि पानी का घनत्व लोहा के घनत्व से कम है, तो डूब जाएगा लोहा पानी में। ये सही है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद से अपेक्षाकृत घनत्व से अधिक है। अधिक पर लोहा का घनत्व पारद की अपेक्षा अधिक है, कम है। आर गलत है, ऑप्शन सी ए सही, आर गलत। 44 लोहे की कील पारे में क्यों तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है? घनत्व, लोहे का घनत्व पानी घनत्व से अधिक है, पारे से कम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे की जहाज पानी पर तैरता है। लोहे का साइज भी देखो, उस हिसाब से पानी को विक्षेपित कर रहा है, पानी को विक्षेपित करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं डूबेगा। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सुई की नोक नुकीली है, जहाज सपाट होता है, जहाज शक्तिशाली इंजन द्वारा चला जाता है, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के घनत्व से अधिक है। ये है। लोहे का सुई पानी के ऊपर सतह पर तैरती रहती है। पिन जो है लोहे का, वो पानी की सतह पर तैरती रहती है। इसके कारण क्या है? पानी का पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, प्रतीत क्या होती है? 47 जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। हाँ, पानी में अगर कुआं है, कुआं में पानी भरा है और बाल्टी पानी खींच रहे हैं, ऊपर तक आएगा तो पानी के भार में आ रहा है तो हल्की प्रतीत होगी। जब ऊपर से आएगा तो भारी, क्योंकि पानी को विस्थापित कर रहा है निकालने पर, इसलिए भारी हो जाती है। प्लवन का सिद्धांत काम करता है यहाँ, तैरने का सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका
जल में भार होगा। जल में भार क्या होगा? शून्य होगा। जल ही है, जल ही में डाल रहे हैं, घनत्व तो सेम हो गया और पूरा सेम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा भार उसका। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम, क्या कम? घनत्व। वायुमंडल घनत्व से बादल का घनत्व कम है, तभी तो तैर पाता है। 50। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? कितना भाग? 10 भाग में ऊपर रहता है। 10 भाग में 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है। यानी कि 9/10 नीचे रहता है और 1/10 ऊपर रहता है। तो हमारा क्या पूछा है? कितना भाग समुद्र सतह पर से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग ऊपर रहेगा। ये गलत, ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। जितना पानी है इसमें बर्फ तैर रहा है तो उतना पानी वो विक्षेपित कर चुका है। अगर उठा हुआ प्रतीत होता है उतना पानी विक्षेपित कर चुका है और इसका जलस्तर बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा, उतना ही होगा। सी। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी तरह पिघल जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा? उतना ही रहेगा। बीकर में पानी का स्तर नीचे आएगा, फैल जाएगा? नहीं। क्या होगा? जलस्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को 4 डिग्री से शरीर पर तैरता है। क्या? पानी को 4 डिग्री से सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, जबकि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो डूब जाएगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि घनत्व कम हो जाएगा और जब घनत्व कम हो जाएगा तो डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में लवण का मात्रा ज़्यादा है जिससे घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ जाने के कारण तैरना आसान हो जाता है। यानी कि समुद्री जल नमकीना है, नमकीन है, नमकीना निकल रहा है। एक पिंड का अधिकतम भार, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किस में होगा? अधिकतम भार किस में होगा? वायु, जल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अधिकतम भार निकालना है तो जो जितना हल्का होगा उसमें भारी प्रतीत होगा। कौन इसमें चारों में हल्का है? वायु, हाइड्रोजन तो एक ही द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन में सबसे भारी प्रतीत होगा, अधिकतम भार होगा। जब कोई जहाज पानी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। नदी से सागर में घुसता है तो क्योंकि सागर का जल नमकीना है, नमकीन है मतलब सागर का जल नमकीन है, इसे घनत्व ज़्यादा है तो ऊपर उठकर तैरेगा, चलेगा। ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आज का, जब कोई जहाज पानी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। कथन सही है क्योंकि सागर का जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक है। कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ए और आर सही है, सही व्याख्या है ऑप्शन ए।